इवनिंग। चलिए, जितने भी लोग पारा शिक्षक आकलन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का टॉपिक है भोजन एवं इसके अवयव। तो भोजन एवं इसके अवयव में कुछ एमसीक्यू को भी लेके चलते हैं और उस पर हम कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पर पोषण क्या है? आप भोजन एवं इसके अवयव में आप देखे होंगे, भोजन एवं उसके अवयव को जानने के पहले आप पोषण को जानना पड़ेगा। पोषण क्या है? पोषण में क्या होता है कि सभी जैविक क्रियाओं के अंतर्गत जो भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण, अपचित भोजन का निष्कासन होता है। तो पोषण जो है, मुख्यतः पोषण दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? स्वपोषण, और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। पोषण क्या है? जिससे जीव के अंतर्गत जितनी भी प्रक्रिया होती है, भोजन का अंतःग्रहण हो, पाचन हो, या पचा हुआ भोजन का अवशोषण हो, या जो भोजन अपचित हो उसका निष्कासन हो, यह पोषण कहलाता है। तो स्वपोषण है जीव अपना स्वयं भोजन जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हरे पौधे, इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे? हरे पौधे। अब पर पोषण क्या है? जो जिसमें जीव, इसमें क्या होता है? जीव अपने भोजन हेतु, अपने भोजन हेतु अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं। तो आप देखिए, पर पोषण का उदाहरण क्या है? जो अपना भोजन दूसरे, जैसे मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वहारी, परजीवी, मृतोपजीवी, कीट बच्ची, ये सब परपोषी कहलाते हैं। तो परपोषण का उदाहरण क्या हो गया? परजीवी, हरे पौधे, मांसाहारी 1 या 3, परपोषी मतलब जो भोजन के लिए दूसरे के ऊपर आधारित है। तो परजीवी और मांसाहारी इसका सही जवाब होगा। परजीवी जो भोजन के लिए दूसरे के ऊपर आश्रित हो, तो परजीवी भी हो जाएगा और मांसाहारी भी हो जाएगा। ठीक है। पारा शिक्षक आकलन के लिए ये सब प्रश्न बहुत जरूरी हैं, आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब है, भोजन के कितने अवयव होते हैं? भोजन के अवयव कितने होते हैं? तो भोजन के जो अवयव हैं आपने पढ़ा होगा, भोजन के मुख्यतः 7 अवयव होते हैं। 7 अवयव होते हैं। अब पहले क्या क्या होता है भाई? 7 अवयव क्या हो? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हो गया पहला, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन, खनिज लवण, जल, और 7वां जो होता है वो होता है मोटा चारा या रुक्षांश। रुक्षांश। ये भोजन के मुख्यतः कितने अवयव हैं? 4।
भोजन के मुख्य अवयव कितने हैं? 7, 4 नहीं 7। कितने अवयव हैं? 7। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, तीसरा प्रश्न। और इस प्रश्न के साथ हम अपना कंसेप्ट भी क्लियर करते जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? भोजन के अवयव में कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर हेतु, ये कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे बॉडी को सोर्स ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा का स्रोत भी है। एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत होता है। भोजन की कुल ऊर्जा में 60, जितने हम लोग भोजन करते हैं उससे 60 से 80%, 60 to 80% कार्बोहाइड्रेट से आते हैं। कार्बोहाइड्रेट से आते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्य क्या करता है हमारे यहाँ? जैसे कार्बोहाइड्रेट में आपने देखा होगा, ग्लूकोज हो गया, चीनी हो गया, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, आलू हो गया, चावल हो गया, आम हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, शर्करा हो गया, रोटी हो गया, दूध, ये सब में कार्बोहाइड्रेट अत्यधिक मात्रा में हम लोग लेते हैं। और कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा लेने से बच्चों वयस्कों में पाचन संबंधी रोग या मोटापा हो जाता है। ज़्यादा अगर आप लीजिएगा तो रोग हो जाएगा या मोटा हो जाइएगा। तो कार्बोहाइड्रेट कार्य करता है, किस चीज का कार्य करता है भाई? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का, यह ऊर्जा स्रोत का तरह है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा स्रोत का तरह है। भोजन की कुल ऊर्जा में लगभग कार्बोहाइड्रेट की कितनी होती है? अभी तो मैं बताया कितने होते हैं भाई? 60 से 80% भोजन के कुल ऊर्जा में लगभग कार्बोहाइड्रेट की कितनी होती है? चौथा प्रश्न में 60 से 80। शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संचित रहता है? प्रोटीन के रूप में, विटामिन के रूप में, वसा के रूप में, खनिज लवण के रूप में। तो आप देखते हैं वसा हम लोग चर्बी से जानते हैं, तो वसा है क्या? वसा है क्या? आप वसा के बारे में पढ़े होंगे। तो वसा क्या अत्यधिक ऊर्जा देती है? यह भी ऊर्जा देती है। वसा में भी अत्यधिक ऊर्जा होती है। यह वसीय अम्लों का स्रोत होता है, मुख्य स्रोत होता है। वसा आप जानते हैं, जैसे वनस्पति तेल हो गया, सरसों तेल, ये सब खाते हैं ना, तरल रूप में होता है तेल। बाकी घी, बादाम, पनीर, अंडा, मांस, सोयाबीन, वनस्पति तेल, ये सब वसा के मुख्य स्रोत हो गए, ठीक है। वसा अगर ज़्यादा हो जाए शरीर में, चर्बी, मोटापा टाइप में लगता है, लेकिन अगर कम हो तो क्या होगा? त्वचा सूखी हो जाती है। तो वसा में शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संचित रहता है? तो वसा के रूप में संचित रहता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम आगे बढ़ते हैं। शरीर की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व क्या है? शरीर की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व, सबसे आवश्यक पोषक तत्व क्या है भाई? प्रोटीन। आप एक जानिए, सबसे आवश्यक तत्व क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है, इसके बारे में थोड़ा आपको जान लेना चाहिए। प्रोटीन जो है, यह प्रोटीन शब्द जो है (1930) में वर्जिलियस ने प्रतिपादित किया प्रोटीन शब्द का। वर्जिलियस ने, यह शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहता है।
ये शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं। ये शरीर का बिल्डिंग, शरीर निर्माण के लिए, क्योंकि शरीर की आधारभूत संरचनाओं का निर्माण प्रोटीन करता है। आधारभूत संरचनाओं का निर्माण वो प्रोटीन करता है। प्रोटीन के मुख्य प्रोटीन पाए कहां जाते हैं भाई? आप जानते हो कि भोजन हम करते हैं दाल, मछली, अंडा, पत्तीदार सब्जियां, दूध, फल इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है। आप 7 नंबर क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? मैं एक दिन डिजीज पर जो क्वेश्चन बनाऊंगा तो आप देखेंगे विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन है। आप लोग पढ़े होंगे बहुत, बेरी विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी अस्कार्वी, विटामिन डी रिकेट्स, ये सब विटामिन से की कमी से होने वाले रोग हैं। तो विटामिन बी की कमी से होने वाला जो रोग है वह क्या है? बेरी। तो विटामिन है क्या? विटामिन शब्द के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। विटामिन शब्द का वैज्ञानिक फंक, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था फंक ने विटामिन शब्द का प्रतिपादित किया। यह शरीर का अत्यंत कम मात्रा आवश्यक है, किंतु इनकी थोड़ी सी कमी होने से जटिल रोग हो जाते हैं विटामिन की कमी से। ठीक है। यह भोजन के अवयव में भी विटामिन आते हैं। तो चलिए अब 8वां प्रश्न, शरीर के सभी कोशिकाओं को उचित स्थिति में रखने के लिए सहायक है। शरीर की सभी कोशिकाओं को उचित स्थिति में रखने में सहायक है फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम 2 और 3 दोनों। दो और 3 सोडियम और पोटेशियम दोनों। आप क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम चलते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है। थायरोक्सिन एक हार्मोन है, उसके निर्माण के लिए आवश्यक है आयोडीन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन। तो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है भाई आयोडीन। हार्मोन क्या होता है इस पर भी हम एक दिन क्लास आपको टॉपिक सब्जेक्टिव में लाऊंगा। हार्मोन, विटामिन्स, डिजीज, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब पर भी मैं एक दिन टॉपिक लाऊंगा। तो अब अगला प्रश्न क्या है? जल एक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है या कार्बनिक पदार्थ है? 1 और 2 ये सभी। जल एक कार्बनिक पदार्थ है। क्या कैसा पदार्थ है भाई? क्वेश्चन नंबर 10, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। जल क्या है? यह कार्बनिक पदार्थ है। तो छोटे छोटे एमसीक्यू लाने का प्रयास किया जा रहा है जो पारा शिक्षक आकलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और ये उसी लेवल के हैं जो 1 to 5, 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं। उसी लेवल के अनुसार से क्वेश्चन में बनाने का कोशिश कर रहा हूं ताकि अधिक से अधिक प्रश्न उपयोगी हो। और उसके बाद मैं इसी चैनल के माध्यम से, डायनेमिक जॉब पॉइंट के माध्यम से सब्जेक्टिव क्लास भी आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूंगा, और एक एक चीज को मैं बहुत अच्छे ढंग से लाने का कोशिश करूंगा ताकि विज्ञान से संबंधित प्रश्न, चाहे वह बायोलॉजी जीव विज्ञान का हो या फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो, जिसका हो, अधिकतर आप जो देख लेंगे डिजीज को देख लेंगे, किस विटामिन की कमी से क्या रोग होता है, कौन विटामिन क्या होता है, हार्मोन क्या है, कौन सा हार्मोन क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, ये सब चीज़ों को बहुत
देखना पड़ता है, क्योंकि इन सब चीज़ों से बहुत प्रश्न आते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं पुनः आप लोगों से मिलता हूँ। ओके।